अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और चाहूँगा कि यहाँ से आप लोग सफलता लेकर जाइए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इतना ही करना है कि जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई हुई है, उतने को एक बार घर में जा कर के रिवीज़न कर लेना है। जो भी टॉपिक होगा, वो टॉपिक बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से होगा, अप टू मैक्सिमम जाएगा, यानी कि अब उसके बाद कुछ नहीं होगा। क्लास नोट्स को ही केवल अगर आप तरीके से करते हैं, तो रीज़निंग में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आप कहिए कि सर ये टॉपिक पढ़ाए थे और इससे सवाल नहीं लड़ा या नहीं आया या एक्स्ट्रा कुछ आ गया। वो सारा चीज़ आपको बताया जाएगा जो कभी-कभार भी पूछा जाता है। लेकिन वो जब क्वेश्चन पूछ देता है ना, तो आपको भीड़ से बाहर कर देता है। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर नहीं होते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल पर आते हैं और वहाँ 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जो कि आपको भीड़ से बिल्कुल ही अलग करते हैं। जैसे एक छोटा-सा सवाल, अभी हम सिलेबस पर नहीं जा रहे हैं और रीज़निंग टॉपिक में भी नहीं जा रहे हैं, ऐसे ही आपसे नॉर्मली पूछ रहे हैं। एक व्यक्ति 1 से लेकर 100 तक लगातार नंबरिंग करता है, कि बुक में या किसी, तो इस दौरान वह कुल कितने अंकों का प्रयोग करेगा? एकदम कॉमन सवाल है, आईक्यू लेवल का सवाल है। अगर किसी के पास इसका जवाब है तो बताइए। फर्स्ट ऑप्शन में ही 100 रहेगा। आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या बोले? 10, 9? हम क्या बोले? एक व्यक्ति 1 से लेकर 100 तक लगातार लिखता है, इस दौरान वह कुल कितने अंकों का प्रयोग करता है? सबसे पहले तो ये बताइए कि अंक यानी डिजिट और संख्या यानी नंबर में क्या डिफरेंस है? अंक हमेशा सिंगल होता है और संख्या सिंगल और मल्टीपल दोनों हो सकते हैं। मतलब कि सिंगल और उससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा कि 1 से लेकर 100 तक कंटिन्यू लिखना है। तो देखिए 1 से 9 तक 1 टू 9 जब आप लिखे, तो टोटल कितने नंबर के यूज़ किए? 9? नाइन यूज किए। 10 अप टू 99, ये क्या है? 2 डिजिट नंबर है क्या? तो 2 डिजिट नंबर है और एक नंबर कितने डिजिट का है? 1 डिजिट का है। 10 2 डिजिट का है ना? 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट का नंबर है ना? इनका टोटल नंबर कितना होता है? टोटल कुल कितनी संख्याएं होंगी? 90। तो एक संख्या जब 2 अंकों का, तो 90 कितने अंकों का? 90 गुना 2, 180 अंक। और 100 सबको ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 192। अब ये जो सवाल है ना, ये रेलवे का ही सवाल है और चूंकि आप लोग का फोकस रेलवे है, इसलिए हमने इसको डाल दिया। और ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना, तो सॉल्यूशन में भी स्टार मारकर छोड़ दिया जाता है। किसी बुक का सॉल्यूशन भी आप लेते हैं ना, तो वहां इसको डिस्क्राइब करके बनाया नहीं जाता है, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। बहुत आसान सवाल था, पहला ही ऑप्शन देता 100, तुरंत आप मारते उसको, लगता है कि अरे बहुत सवाल आसान था, फंस जाते। रेलवे का ही सवाल है। 3 घोड़ा है, 4 घुड़सवार है, कितने तरीके से सवारी की जा सकती है? ये अभी हम सिलेबस पर नहीं आए हैं, रीजनिंग क्या है वो भी नहीं बताएं। ऐसे ही एक आपका आईक्यू टेस्ट ले रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट है इसका? चलिए, तो ऐसे भी कुछ सवाल है जो कि चैप्टर से हट करके हैं, और वो मैं आपको कराऊंगा जब रीजनिंग का सिलेबस खत्म कर लूंगा तब, ठीक है ना? इस केस में हम जो मूविंग पार्ट होता है ना, उसको पावर में लिखते हैं, और जो बेस होता है उसको, मतलब कि जो फिक्स होता है उसको बेस मानते हैं, जो मूव करता है उसको पावर के रूप में लिखते हैं। तो चलिए अभी हम आते हैं रीजनिंग पर, और इन सारे क्वेश्चंस पर भी हम प्रैक्टिस करेंगे।
और बताएंगे कि कैसे आगे आपको करना है, क्योंकि यही 3-4 तरह के क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आते हैं ना, वो आपको मेरिट में ले जाते हैं। बाकी तो अल्फाबेट, ब्लड लेसन, सीक्वेंस और रैंकिंग सब लोग पढ़ के जाते हैं और सब लोग बना कर आते हैं। कुछ क्वेश्चन जो लीक से हट करके होते हैं वही आपको फाइनल रिजल्ट दिलाते हैं, और उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रीजनिंग यानी तर्क शक्ति। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये कितने पार्ट में बटा है और किस पार्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट होता है वर्बल, और सेकंड पार्ट होता है नॉन वर्बल। अब सवाल यह है कि दोनों का एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है। किसी भी एग्जाम का 90 to 95% जो क्वेश्चंस होते हैं वो वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं, और 5 to 10% नॉन वर्बल से रिलेटेड होते हैं। यहाँ हमको लगभग 32 चैप्टर पढ़ना है, वहाँ करीब 15 चैप्टर पढ़ना है। अब आप कहिए कि सर 5% के लिए और 10% के लिए हम 15 चैप्टर क्यों पढ़ेंगे। रिजल्ट तो 100 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछता है तो 72, 75, 80 तक ही कड़प जाता है। तो सवाल यह है ना कि 0.25 के लिए एग्जाम में मारा मारी है। टेस्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं हो रहा है, टेस्ट ऑफ रिजेक्शन हो रहा है। क्या पूछे कि बच्चे फंसे नहीं बनाए, क्योंकि पढ़कर सभी जा रहे हैं। सीटें फिक्स है, 500 सीट है, 50,000 कैंडिडेट है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। सिलेबस भी फिक्स है, ऐसा तो नहीं है कि रीजनिंग बोल के संस्कृत पूछेगा, मैथ्स बोल करके उर्दू पूछेगा। एकदम, हाँ हाँ। और रीजनिंग स्कोरिंग है। हाँ, रीजनिंग स्कोरिंग है। इसमें आप 50 में 48, 49 भी कर सकते हैं। अब जितना ईमानदारी से हम लोग वर्बल पढ़ेंगे उतनी ही ईमानदारी से नॉन वर्बल भी पढ़ेंगे, क्योंकि 0.25 किसी का रिजल्ट दिला देता है और कैरियर बना देता है, और 0.25 के कारण कोई पूरे जीवन रोड पर ही रह जाता है। इसमें वर्बल रीजनिंग से हम स्टार्टिंग लेंगे और अल्फाबेट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्फाबेट एक ऐसा टॉपिक है जो सभी जगहों पर पूछता है। शायद ही कोई एक रीजनिंग का पेपर हो और वहां अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हो। हर जगह रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं अल्फाबेट से। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला, आखिर इससे जो सवाल पूछा जाएगा किस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। तो पूरे अल्फाबेट को 8 भाग में डिवाइड किया गया है। इसके बाद इसका कोई 9वां भाग नहीं है, और 8 भाग भी अपने आप में फिर ब्रेक होगा, और वहां हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि वो 8 पार्ट कौन सा है जिसे हमें अल्फाबेट में पढ़ना है। फर्स्ट है लेफ्ट राइट वैरायटी। लेफ्ट राइट वैरायटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी अपने आप में 7 तरीके से पूछे जाते हैं। और इसमें क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें के दाहिने 5वें के बाएं 7वें के दाहिने 8वें के बाएं 15वां अक्षर कौन है। गिनिएगा तो गिनते रह जाइएगा। सेकंड में आपको आंसर देना है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में। इसके बाद दूसरा जो इसका लेसन है, पोजीशन इंटरचेंज वैरायटी। एक बड़ा सा वर्ड दे देगा या नंबर दे देगा, बोलेगा कि फर्स्ट को 7 से, सेकंड को 8 से, थर्ड को 9 से इंटरचेंज करते हैं या रिप्लेस करते हैं। दोनों वर्ड में डिफरेंस है। और इसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। वो क्वेश्चंस हम लोग जब ये टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर क्लियर करेंगे। तीसरा है पेयर्स ऑफ लेटर्स। एक ही नंबर का पूछता है लेकिन लगभग लगभग हर एक एग्जाम में पूछता है।
इसमें क्वेश्चंस का जो टाइप होता है, एक एग्जांपल दे देते हैं। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड, रीजनिंग ही मान लेते हैं, रीजनिंग। each of which has as many letters between them as they are in English alphabet, यानी कि रीजनिंग शब्द के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े अक्षर हैं जिनके बीच वही अंतर है जो अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होता है। ऐसा सवाल आप लोग देखे होंगे, और हर सेट में एक क्वेश्चन ये तय है, रहेगा ही रहेगा। ये आपका पूछता है पेयर्स ऑफ लेटर, मीनिंगफुल वर्ड वैरायटी। ये एक आसान वैरायटी है और प्रायः एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में इससे रहता है। जैसे कुछ लेटर्स दे देता है, बोलता है कि इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, या डिक्शनरी 5 वर्ड दे देगा, बोलेगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो विच वर्ड कम्स ऑन सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद आर्गुमेंटल ऑर्डर्स भी आ जाते हैं, उसमें 5 वर्ड दे देगा, बोलेगा कि इसको अगर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो इस तरीके के जो, या एक बड़ा सा शब्द दे देगा, नीचे 4 छोटा छोटा शब्द देगा, बोलेगा कि बड़े शब्द के लेटर्स से कौन से नीचे 4 दिए गए वर्ड्स के लेटर, वर्ड्स बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते हैं, दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं। ये आपका मीनिंगफुल वर्ड हो गया। पांचवा है लेटर सीरीज। सीरीज 3 तरह का होता है, लेटर से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड और फिगर से रिलेटेड। तो 2 पार्ट को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, तीसरे पार्ट को नॉन वर्बल में पढ़ेंगे। सीरीज में नंबर और लेटर वाला सीरीज समाप्त करेंगे। ये जो लेटर मैट्रिक्स है ना, रेलवे और एसएससी के लिए ही बना है। हर एक एसएससी का लास्ट क्वेश्चन लेटर मैट्रिक्स का ही होता है। 25 नंबर क्वेश्चन आप सेट निकाल कर देख लीजिएगा। एक बॉक्स बना देगा 0 to 5, 6 to 9, इधर ए से लेकर एम के कुछ लेटर्स को दे देगा, उधर एन से लेकर जेड को दे देगा, और बोलेगा कि बैट का कोड क्या होगा, मैट का कोड क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है लास्ट क्वेश्चन। और रेलवे का भी बहुत ही अच्छा मतलब कि ये टॉपिक है, इससे हर एक रेलवे के सेट में आप देखिएगा 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, लेटर मैट्रिक्स। लेटर ग्रुपिंग, यहाँ पर एनालॉगी और क्लासिफिकेशन दोनों चैप्टर को क्लियर करेंगे। लेटर ग्रुपिंग में 4 वर्ड्स दे देगा, बोलेगा कौन एक डिफरेंट है। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड भी होता है, जीएस का भी पार्ट इसमें आ जाता है, जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है और नंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। और लास्ट जो है वह है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग भी अपने आप में 8 भाग में बटा हुआ है, और ये आपका पूरा सिलेबस हुआ, क्योंकि अल्फ़ाबेट में आपको पढ़ना है। अब इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कहिएगा कि सर अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन पूछा था और ये 8 टॉपिक से हटके था या अलग था। जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे इन्हीं 8 टॉपिक से मिलेंगे। अब इसमें इन करने से पहले, अल्फ़ाबेट में इन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पूरा याद है कि किस लेटर का ऑपोजिट लेटर क्या होगा? जैसे डी का ऑपोजिट क्या होगा, पी का, एल का। अगर मैं ये बोलूं कि आप घड़ी देखिए और एग्जैक्ट 10 मिनट में मैं आपको ये याद करा दूंगा, तो हो सकेगा आप लोगों को लगे कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, जब हमको याद ही नहीं है तो 10 मिनट में कैसे याद करा देंगे। आपको अभी याद नहीं है ना, लेकिन घड़ी देख करके 10 मिनट के बाद हम जिससे पूछेंगे ना, वो बताएगा कि इसका उल्टा क्या होगा और इसका उल्टा क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़े, इस पर काम करें। अभी मत उतारिए, समय दे देंगे उतारने के लिए, हम 10 मिनट समय दे देंगे, पूरा कर लेंगे ना, 10 मिनट समय देंगे, आप आराम से इसको कॉपी कर लीजिएगा। There are 26 letters in English alphabet, ये आप बचपन से सीखते आए हैं, A from Z।
अब जब टोटल लेटर 26 है तो 26 का हाफ 13 13। अगर हम बोलेंगे फर्स्ट हाफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसका मतलब आप क्या समझिएगा, ए फ्रॉम एम। क्या समझिएगा, क्योंकि टोटल लेटर जब 26 होता है तो 26 का आधा हाफ क्या होगा, 13 होगा ना। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हाफ लेटर्स। सेकेंड हाफ लेटर होगा कोई दिक्कत। अब कोई भी आपसे कहेगा फर्स्ट हाफ लेटर क्या है या सेकेंड हाफ लेटर क्या है, या फर्स्ट हाफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, सेकेंड हाफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो ये तो आप समझ जाइएगा ना कि फर्स्ट हाफ किसको कहते हैं और सेकेंड हाफ किसको कहते हैं, तुरंत उसको पलट दीजिएगा। अब हम बोले हैं कि इसका अपोजिट क्या होता है, नंबरिंग क्या होता है, ये याद करना जरूरी है, नहीं तो फिर आगे इसमें कुछ विशेष नहीं कर पाए, बहुत दिक्कत होगा, विशेष करके कोडिंग डिकोडिंग में। इसके बाद लेटर सीरीज में भी प्रॉब्लम होगा, लेटर ग्रुपिंग में भी प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहला काम है इसको याद करना, और याद इस तरीके से करना नहीं कि आज याद कर लिए रटके और कल भूल गए, ऐसा नहीं। याद ऐसा होना चाहिए कि अब आप इसको कभी भूल नहीं पाइए। देखिए, ए का ऑपोजिट जेड और जेड का ऑपोजिट ए, ये किसी को भी पता होता है, क्यों, क्योंकि पहला और अंतिम है। इसमें कोई नहीं भूल सकता है कि ए का उल्टा जेड होगा और जेड का उल्टा ए होगा। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए, फर्स्ट हाफ का लास्ट लेटर क्या है, फर्स्ट हाफ का लास्ट लेटर एम और सेकेंड हाफ का फर्स्ट लेटर एन, तो एम का ऑपोजिट एन और एन का ऑपोजिट एम। तो फर्स्ट हाफ का लास्ट 13th लेटर एम और सेकेंड हाफ का फर्स्ट एन, एम का ऑपोजिट एन और एन का ऑपोजिट एम होगा। कोई दिक्कत यहाँ। अब बाकी को कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस का या वर्ड्स का यूज करेंगे जिसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। वो हमारे कॉमन लाइफ के वर्ड होंगे और ऐसे वर्ड होंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग होंगे, उसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और जब उस वर्ड को नहीं भूल पाएंगे तो इसका अपोजिट क्या होगा ये भी नहीं भूल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एक छोटा सा सेंटेंस है उफ बाय लव। कोई बहुत भारी सेंटेंस है क्या, उफ बाय लव, बोलिए। एक दो बार मन में पढ़िएगा उफ बाय लव, या एक बार कॉपी में लिख दीजिएगा, क्योंकि 100 बार पढ़ना 1 बार लिखना बराबर होता है। उफ बाय लव, आप इसको कभी नहीं भूलिएगा। अब आप देखिए, यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू है क्या, मिला लीजिए तो है यहां पर, बोलिए। बी का वाई, वाई का बी है, ओ का एल और एल का ओ है, डी का ई और ई का भी है। तो ओफ बाय लव से कितना याद हो गया, 8, 8 याद हुआ, 2 यहाँ 10 और 2 यहाँ 12, यानी 26 में 12 का कहानी खत्म। इसमें कोई दिक्कत होगा, सब पूछेंगे भी अभी। अभी इसको लिखने के बाद बोर्ड पर से साइड से चेहरा करके आपसे पूछेंगे कि इसका अपोजिट क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। एक फिल्म आई थी पीके, आप लोग देखे होंगे, आमिर खान की कॉमेडी मूवी थी। तो अभी कभी रटना नहीं है कि पी का उल्टा के का उल्टा पी। जैसे ही कोई पूछेगा पी का अपोजिट क्या होगा या के का अपोजिट क्या होगा, तो उस मूवी का पूरा सीन आपके दिमाग में आने लगेगा कि सर ने क्लासरूम में बताया था पी के मूवी के बारे में। तो पी का अपोजिट के का अपोजिट पी। पी के मूवी के नाम पर याद रखिए, कॉमेडी मूवी थी कि पी का अपोजिट के होगा, के का अपोजिट पी होगा। या मान लीजिए आप कहिएगा सर हमको फिल्म विल्म नहीं देखते हैं, हमको तो पढ़ने से समय ही नहीं मिलता है, तो लगभग लगभग लोग बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई वाले हो,
9th 10th में या तो ऑक्सफोर्ड आर.के. सिन्हा का पढ़ते हैं, नहीं तो के.पी. ठाकुर का भारती भवन पब्लिकेशन का बुक पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर का। तो के.पी. ठाकुर के नाम पर भी आप याद रख सकते हैं और पी.के. मूवी के नाम पर भी याद रख सकते हैं कि के का अपोजिट पी का अपोजिट। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ्स बैकग्राउंड वाले कितने हैं जो 11th 12th में मैथ्स लिए थे? सब मैथ्स से वाले हैं। अच्छा, आप लोग तो इंजीनियर हैं तो मैथ्स ही पढ़े होंगे। चलिए, आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी। समय मिलेगा मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, वो मेरा बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना। तो उसमें एक वैरायटी पढ़ना है, कार्ड वैरायटी, ताश से रिलेटेड, या घर में भी देखते होंगे, और ऐसे भी आप लोग जब बीटेक किए हैं तो ताश वाश खूब खेलते ही होंगे। तो उसमें एक कार्ड है जिस पर के लिखा रहता है, के फॉर किंग। फेस कार्ड जिसको बोलते हैं, किंग क्वीन एंड जैक, तीन जो है ना फेस कार्ड है, और ऑनर्स कार्ड एक्का को मिला देने पर बोला जाता है। तो क्वीन यानी रानी, और जैक यानी गुलाम। रानी मतलब जिसके पास सब कुछ हो, और गुलाम मतलब जिसके पास कुछ नहीं हो। दोनों अपोजिट वर्ड हैं क्या? बोलिए। तो जैक एंड क्वीन से याद रखिए कि जे का अपोजिट क्यू होगा और क्यू का अपोजिट जे होगा। रटने का कोई झंझट नहीं, एकदम दिमाग में ये सेट हो जाएगा। अच्छा, इन बातों की चर्चा हुई थी क्लासरूम में, जैक एंड क्वीन। तो जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट इंडियन इंडियन रेलवे जिसकी आप तैयारी करने आए हैं, भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। ना आप इंडियन रेलवे को भूलिएगा, ना आई का उल्टा आर होता है, आर का उल्टा आई होता है, ये भूलिएगा। भारतीय रेल लगभग सभी लोग परिचित है, कोई ऐसा है जो नहीं जानता है भारतीय रेलवे के बारे में? तो जैसे ही हम बोलेंगे कि आई का अपोजिट क्या होगा या आर का अपोजिट क्या होगा, तो इंडियन रेलवे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता है जनरल कंपटीशन का जो बिना हाई स्कूल पास किए हुए ही जनरल कंपटीशन की तैयारी करे। और सबके लाइफ का बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है हाई स्कूल का समय। हाई स्कूल के नाम पर याद, जहां जैसे हम बोलेंगे एज का अपोजिट क्या होगा, आपका दिमाग जाएगा आपके हाई स्कूल पर जहां से आप पास आउट है। अरे वहां का बागीचा कैसा था, प्लेग्राउंड कैसा था, क्लास टीचर कौन थे, समय के मेरे नजदीकी दोस्त कौन थे। एचएस यानी हाई स्कूल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीटी रोड का नाम सुने होंगे, ग्रैंड ट्रंक रोड कौन बनवाया था? क्या कंफर्म है? तो रिकंस्ट्रक्शन कौन कराया था? जीटी रोड का रिकंस्ट्रक्शन कौन कराया था? देखिए, जीटी रोड कौन बनवाया था और इसका रिकंस्ट्रक्शन कौन कराया था, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बार बार पूछा गया है रेलवे और एसएससी की परीक्षाओं में। तो जीटी रोड कौन बनवाया था, अगर बहुत डेप्थ में जाइएगा तो किस राजा ने बनवाया था इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मौर्य काल में बना था। और उस समय के सबसे अच्छे राजा के रूप में अशोक को माना जाता है, जिनके समय में जनता के कल्याण से संबंधित बहुत सारे कार्यों को किया गया था। तो इतिहासकारों का मानना है कि जीटी रोड अशोक ने बनवाया होगा। ऑप्शन मौर्य काल है या अशोक है, तो दे दीजिए कौन बनवाया था। रिकंस्ट्रक्शन कौन कराया था, पुनरुद्धार कौन कराया था, अगर ऐसा क्वेश्चन में जोड़ दिया है वर्ड, तो वहां पर फिर शेरशाह सूरी होगा। और एकदम आप लोग दिमाग में बैठाए रहते हैं कि शेरशाह सूरी, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए। कोई भी पेपर देने जाते हैं ना तो सबसे ऊपर लिखा रहता है प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ें, वो ऐसे ही नहीं लिखा रहता है, बिना मतलब का नहीं, उसके पीछे लॉजिक है। सारा जो है ना एग्जाम क्या है, शब्दों का खेल है। अगर आप शब्द को पकड़ लिए, उसके मूल भाव को पकड़ लिए, तब तो आप अगर अंदाज से भी क्वेश्चन मारिएगा तो वहां पर आपका सही निकलेगा, और नहीं तो सही क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। इसी तरीके से एक और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कथक कहाँ का नृत्य है? किसी को अगर आइडिया है तो बताइए, कथक कहाँ का नृत्य है? उड़ीसा? ये कहाँ से पहुंच गए उड़ीसा? असम? देखिए पहला ऑप्शन देता है केरल,
कथक कहाँ का नृत्य है? फर्स्ट ऑप्शन में देता है केरल, जो गलत है। कथक उत्तर भारत का नृत्य है और कथकली केरल का नृत्य है। तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस है ना जो बार बार बच्चों को परेशान करते हैं, लेकिन आप इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए और साइड में कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम पर याद रखेंगे कि जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी होगा। उफ बाई लभ में एफ का यू, यू का एफ हो गया है, लभ में ही ई का भी का ई भी हो गया है। सभी के यहाँ कहीं ना कहीं से दूध आता होगा, कोई ग्वाले के यहाँ से लाता है, कोई डेयरी बूथ से लाता है, कोई अगल बगल पड़ोसी लोग गाय भैंस पाले रहते हैं वहां से लाते हैं। तो दूध वाले के नाम से याद रखिए डी का डब्लू, डब्लू का डी। और ये एकदम कॉमन लाइफ का चीज है, सबके यहाँ रोज दूध आता है, आप भी जाते होंगे लाने, कभी नहीं भूलिएगा डी का ऑपोजिट डब्लू, डब्लू का ऑपोजिट डी। रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे निकल गए। जेरॉक्स कॉपी, जितने भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करते हैं उनको जेरॉक्स कॉपी कराना ही पड़ता है, चाहे वो क्लास नोट्स हो या आपका आधार कार्ड हो या जो भी चीज हो, जेरॉक्स कॉपी आपको कराना ही है अगर स्टूडेंट लाइफ में है तो। एक्स का अपोजिट सी, सी का अपोजिट एक्स, बी का वाई, वाई का बी क्लियर हो गया है। उफ बाई लब से ए का जेड, जेड का ए में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये तो हुआ कि किस वर्ड का ऑपोजिट कौन कौन सा वर्ड होता है, और इस पर कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप लेटर ग्रुपिंग में आइएगा ना, इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब बात रहा नंबर को याद करने का कि नंबर कैसे याद रखेंगे। तो नंबर याद रखने के लिए तरीका है इजोटी, ये लगभग लगभग हर कोचिंग वाला पढ़ाता है, सब लोग इसी का यूज करते हैं। 5, 10, 15, 20 और अब कहेगा विच लेटर इज द सेवेंथ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो अब हमको ऐसे नहीं गिनना है। अगर हमको 5 याद है तो ई के बाद एफ जी, जी बराबर 7। विच लेटर विल बी 17th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ओ बराबर 15 याद है, तुरंत 2 आगे बढ़ जाएंगे, पी क्यू, क्यू बराबर 17। विच लेटर विल बी द 23rd लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, हमको कोई जरूरत ही नहीं है कि ऐसे हम काउंट करें। T20 अगर हमको याद है, 20 के बाद 23 3 बढ़ जाएंगे, टी के बाद यू भी डब्लू, डब्लू बराबर 23। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो फटाफट इसको लिखिए, इसके बाद हम पूछेंगे अभी। तुरंत उतारिए, 5 मिनट समय दे रहे हैं, फटाफट उतारिए। इतना करने के बाद सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, मीनिंगफुल वर्ड वैरायटी, जो सबसे आसान वैरायटी है और एक नॉलेज बेस्ड वैरायटी है। ये भी अपने आप में 4 तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, तो चारों टाइप्स के क्वेश्चंस को करेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। पेयर्स ऑफ लेटर, पोजीशन इंटरचेंज एंड देन लेफ्ट राइट वैरायटी। ये 1 to 4 को मिलाकर हम पहला चैप्टर बनाएंगे। दूसरा चैप्टर हमारा सीरीज होगा, तीसरा कोडिंग डिकोडिंग होगा, फिर लेटर मैट्रिक्स और लेटर ग्रुपिंग। और यहाँ पर आपका अल्फाबेट समाप्त। किसी भी एग्जाम का 10 से 12 नंबर आपके हाथ में आ गया। आप नहीं उतारना है, आपको उतार लिए हैं, कॉपी नहीं लाए हैं, ऐसे ही चले आए? वाह।
चलिए इसको आप लोग बाद में उतार लीजिएगा, नहीं होगा तो। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। पी का अपोजिट बताइए। आई का, एक्स का, आप बोलिएगा। टी का ऑपोजिट, टी, टी फॉर 20, टी का ऑपोजिट लेटर यू, जीटी रोड बोले है ना। चलिए ठीक है, एक बार इसको आप घर में देख लीजिएगा, और ये ऐसा आपके दिमाग में जाएगा कि फिर कभी बाहर नहीं आएगा। बैठ जाइए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मीनिंगफुल वर्ड वैरायटी। स्टार्ट करें। इट इज ए नॉलेज बेस्ड वैरायटी, यानी कि अगर आपको कुछ बेसिक वर्ड्स पर इंग्लिश में कमांड होगा, तब तो आप इसमें आंसर सही कर पाइएगा, नहीं तो गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे। और ऐसे क्वेश्चंस जो देखने में बहुत आसान होते हैं ना, वो बहुत खतरनाक भी होते हैं। लोग तरह कहावत भी है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो जो क्वेश्चन जितना आसान लगता है ना देखने में, जो छोटा होता है वो उतना ही खतरनाक होता है। आप लोग बोलते हैं कि पजल बहुत भारी है, ब्लड लेसन बहुत भारी है, या जिसमें लैंग्वेज में काफ़ी आधा आधा पन्ना का क्वेश्चन होता है भारी है, तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए आपको कहीं यहाँ से जंक्शन ही जाना है। कोई आदमी बोला कि यहाँ से जंक्शन चले जाइएगा, और कोई आदमी आपको एकदम डायग्राम बना बना करके बता दिया कि ऐसे 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 यहाँ से दाएं यहाँ से बाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो आसान है, कम इन्फॉर्मेशन खतरनाक होता है। ठीक है ना। तो मीनिंगफुल वर्ड वैरायटी नॉलेज बेस्ड वैरायटी है, और टाइप 1 के क्वेश्चंस को अभी हम लोग करेंगे। ये भी अपने आप में 4 टाइप में बटा है, तो इसका टाइप 1 लिखिएगा। ऐसे हम भी पीडीएफ आप लोगों को क्लास से पहले प्रोवाइड करवा देंगे सर से, ताकि क्वेश्चन लिखने वाला झंझट खत्म हो जाए। आप पढ़िएगा और हम फटाफट उसका सॉल्यूशन देते हुए चले जाएंगे। ठीक है। तो अभी तो आपके पास पीडीएफ है नहीं, तो क्वेश्चंस को लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स, लिखिए, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स will be formed, will be formed from the letters, from the letters S, P, O and T. S, P, O and T. In which there is no repetition of letters, in which there is no repetition of letters, and the word formed should be of 4 letters, and
द वर्ड फॉर्म शुड बी ऑफ 4 लेटर्स। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि 4 अक्षर दिए गए हैं एस, पी, ओ और टी। इन चारों को मिलाकर के आपको एक मीनिंगफुल वर्ड, एक नहीं, चारों से मिलाकर मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। और वो मीनिंगफुल वर्ड कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपको अगर वर्ड बनाने आएगा, मीनिंग याद रहेगा, तब तो ये वैरायटी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यहाँ कोई एक्स्ट्रा ट्रिक हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। हम पहले ही लिख दिए हैं कि इट इज अ नॉलेज बेस्ड वैरायटी। अब आप बताइए कि एस, पी, ओ और टी से क्या वर्ड बन सकता है। आपके दिमाग में कुछ वर्ड आ रहा है? चारों को बनाना है, चारों लेटर्स को मिलाकर बनाना है, और लेटर्स का रिपीटिशन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि एक बार ओ दिया है, कोई ऐसा शब्द बने जिसमें 2 ओ की जरूरत हो, तो ये आप नहीं कहिएगा कि सर एक बार ओ आया है तो उसको हम 3 टाइम भी यूज कर सकते हैं। उसको एक ही बार आपको यूज करना है। तो इससे क्या बनेगा बताइए? स्टॉप, वेरी गुड। पोस्ट, और कुछ? स्पॉट मतलब कहाँ आर लिखा हुआ है उसमें? स्पॉट, जैसे आप देखे होंगे पुलिस स्पॉट पर पहुंच गई, वह स्पॉट डेथ कर गया, यानी घटना स्थल, ठीक है। तो ये 3 वर्ड बना। इसका ऑप्शन किस तरीके से होता है वो भी हम बता दे रहे हैं। देखिए, फर्स्ट में रहेगा नन, 1, 2, 3, 4 एंड मोर देन 4। ये आपका ऑप्शंस रहता है, ठीक है। तो यहां पर कुल कितने वर्ड्स बने? 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बोलिए, तो उतार लीजिए, केवल वर्ड को उतार लीजिएगा और बगल में 3 लिख लीजिएगा। स्पॉट, पोस्ट, अभिजीत पोस्ट सही है, स्पॉट भी सही है, रोशनी नो डाउट बहुत अच्छी बात है, पोस्ट वेरी गुड, अमर कुमार स्टॉप बहुत अच्छा। ये आसान सवाल था। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि केवल इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ, इसमें भी घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। और हर जो भी 5 या 6 क्वेश्चन कराएंगे ना, हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग होगा, एक जैसा क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, इसमें चारों को मिला करके बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, मेक ए मीनिंगफुल वर्ड, make a meaningful word in the English language from the letters O, B, E and R. O, B, E and R. The word made can be, the word made can be either 2 or 3 or 4 letters. The word made can be either 2 or 3 or 4 letters, or 3 or 4 letters. अब देखिए, पहले सवाल में और दूसरे सवाल में क्या डिफरेंसेस है। पहले में था कि 4 लेटर दिया, चारों को मिलाकर बनाना था। यहां कह रहा है कि नहीं, 4 लेटर तो है, लेकिन जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा ना, तो अगर कोई 2 लेटर का वर्ड बनेगा उसको भी हम काउंट करेंगे, 3 का बनेगा उसको भी काउंट करेंगे, और चारों का बनेगा उसको भी काउंट करेंगे, ठीक है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में, और ये जो फॉर्मेट है ना, नन, 1, 2, 3, 4 एंड मोर देन 4, ये फॉर्मेट ही रहता है।
लगभग लगभग। तो इसमें 4 एंड मोर देन 4 चांसेस ज्यादा रहता है जाने का, क्योंकि दो 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 का भी बनेगा, 3 का भी बनेगा, 4 का भी बनेगा। और ऐसा नहीं है कि हमको एग्जाम में सबको बनाना है, ये बेसिक क्लास है तो हम सब बनाएंगे, टोटल वर्ड बनाएंगे। लेकिन आपको जैसे ही 3 से ज्यादा चौथा मिला ना, तो अब वहां पर आपको टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 5 वर्ड बना दीजिएगा, 6 वर्ड बना दीजिएगा तो 6 नंबर मिल जाएगा, नंबर एक ही मिलेगा। तो अब इससे दो दो लेटर का क्या वर्ड, 2 लेटर का क्या वर्ड बनेगा? और बी री बनेगा। और मतलब या, बी माने होना, री मतलब पुनः। 3 3 का क्या बनेगा? और यानी अयस्क। रॉब मतलब लूट मार या डकैती, इसी से रॉबरी बना है। बोर मतलब होल, बोरिंग। और रॉब, रॉब मतलब होता है वैसा कपड़ा जो नाटक में जोकर लोग पहनते हैं, या आप अकबर बिरबल का कोई देखते हैं सीरियल तो उसमें एक अलग तरीके का कॉस्ट्यूम डिजाइन रहता है, तो वैसे जो ड्रेसेस होते हैं, रेडीमेड ड्रेसेस होते हैं, उसको रॉब बोलते हैं। अब आप कहिएगा कि सर हमको इतना याद नहीं रहेगा तो हमारा तो हरदम गलती हो जाएगा, तो नहीं, गलती नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि 3 से ज्यादा जैसे ही चौथा बना आपको ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका वर्ड वर्ड तो 7 बना, और आंसर हो जाएगा 4 एंड मोर देन 4 वाला ऑप्शन। कोई दिक्कत किसी को? तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंसेस लगा आपको? फर्स्ट में बोथ सबको लेकर चलना था, सेकंड में क्या है, आपको ऑप्शन दे दिया गया, 2 का बने वो भी ठीक है, 3 का बने वो भी ठीक है, 4 का बने वो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। इंग्लिश सर स्ट्रांग नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, हम पहले ही बोले हैं कि एक एवरेज नॉलेज होना चाहिए, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो बहुत टफ है। और आपको 7 नहीं बनाने हैं, जैसे ही 4 वर्ड बनेंगे, मोर देन 3 बनेंगे, वो आपका आंसर पता चल जाएगा कि क्या आंसर होगा। पूरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये ये एक एग्जाम का पूछा ही हुआ सवाल था, इसीलिए मैंने इसको करा दिया, और मेरे नोट्स में लगभग प्रीवियस क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फोर्थ, सिक्स्थ and seventh letters of the word curtain? How many meaningful words can be formed from the fourth, sixth and seventh letters of the word curtain? एक बड़ा सा वर्ड दे देगा, उसके कुछ पार्टिकुलर लेटर्स को बोलेगा कि आप निकाल लीजिए या छांट लीजिए या पिक कर लीजिए, और उससे मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। तो ये सवाल इन दोनों से डिफरेंट रहा, तीसरा जो सवाल लिखवाएं पिछले 2 सवाल से अलग रहा। अब इसमें क्या किया है कि आपको एक बड़ा सा वर्ड दे दिया है, अब बोल रहा है इसके फोर्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ लेटर को साइड कीजिए, और उससे आप एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, एक नहीं उससे मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। तो सबसे पहले तो हम इसको छाटेंगे। फोर्थ लेटर टी है, सिक्स्थ लेटर आई है, और सेवेंथ लेटर एन है। अब बताइए कि इन तीनों को मिला करके क्या क्या वर्ड बन सकता है, बनाइए। ऑप्शन वही रहेगा, नन, 1 2 3 4 एंड मोर देन 4। क्या बनेगा बोलिए पीछे? एक तो टीन सही है, वेरी गुड। एनआईटी का मतलब क्या होगा? एनआईटी का इन नहीं बनेगा, इन नहीं बनेगा। क्या? कहां सी यूटी? आपको ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है?
फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ लेटर्स को मिलाकर बनाना है। एक तो टीन होगा, चलिए हम मान लिए एक टीन हुआ। एनआईटी मतलब कोई फुल फॉर्म एब्रिविएशन यूज नहीं करना है, ये सब चीज। सब लोग लिख रहे हैं टीन। अभिजीत रॉय लिख रहे हैं एनआईटी। एनआईटी का क्या मतलब होगा? एनआईटी का क्या मतलब होगा ये भी बता दीजिए। रन कैसे बनेगा बताइए, आर है क्या? टी आई और एन में कहीं आर है क्या? नीतीश कुमार कैसे आप बोल रहे हैं रन होगा? नीट होगा। एनआईटी का मतलब क्या है ये आपको जानकारी नहीं है? सर में पाए जाने वाले ढील का बच्चा, सर में पाए जाने वाले छोटे कीड़े के बच्चे को नीट बोलते हैं। अगर नहीं याद है तो यही आपका क्वेश्चन ले गया, ये बैंक पीओ का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नॉलेज बेस्ड वैरायटी है, पहले ही मैं बोल चुका हूं। आंसर हो जाएगा 2, टीन और नीट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक ए मीनिंगफुल वर्ड in English language from the letters HTUTR, from the letters HTUTR. The fifth letter of the word so formed, the fifth letter of the word so formed will be your answer, will be your answer. If more than one word is formed, if more than one word is formed, then answer will be X, then answer will be X. If no word is formed, then answer will be Y. If no word will be formed, then answer will be Y. Make a meaningful word in English language from the letters HTUTR. The fifth letter of the word so formed will be your answer. If more than one word is formed, then the answer will be X. If no word is formed, then the answer will be Y. रोशनी, अभी आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। वाई गलत आंसर है। आर भी गलत आंसर है। अब देखिए, 3 ही ऑप्शन ही है और एक एक बार गलती कर दीजिएगा तो एक ना एक तो सही हो ही जाएगा। ठीक है, देखिए ये सवाल इन तीनों सवालों से अलग है। यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? HTUTR से आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अगर कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसका फिफ्थ लेटर आपका आंसर होगा, और एक से ज्यादा बनता है देन आंसर विल बी X. इफ नो वर्ड कैन बी फॉर्म देन आंसर विल बी Y. यानी एक से ज्यादा बनेगा तो X और कोई नहीं बनेगा तो Y आंसर होगा। क्या बनेगा इससे बताइए? दो से ज्यादा होगा
तो बताइए क्या क्या होगा। HUT, पांचों को मिलाकर बनाना है। ट्रुथ बनेगा, ट्रुथ, ट्रुथ बने, TRUTH। और एक ही वर्ड बनेगा, then your answer will be H. Fifth letter of the word truth is H. Then option A is your answer. कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, ट्रुथ बिल्कुल सही है, H आंसर होगा। KKY आपका भी सही है। संतोष शंभू आपका भी सही है। कृषु आपका भी सही है। कृष्णा यादव जी आपका भी सही है, ट्रुथ बिल्कुल सही है। और ट्रुथ का फिफ्थ लेटर H होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा। कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन इस मीनिंगफुल वर्ड वैरायटी के टाइप 1 का, और ये आपका होमवर्क भी रहेगा, ठीक है ना? तो क्वेश्चन लिखिएगा। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़े थोड़े अलग होंगे, चेंज होंगे, और ये अभी तक जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें ये 5 टाइप्स के क्वेश्चंस मीनिंगफुल वर्ड वैरायटी के टाइप 1 से पूछे गए हैं। फिर हम टाइप 2 में आ जाएंगे और आगे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। इट कैन फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड, इट कैन फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द लेटर्स SUHRO, SUHRO, if we start writing with H, if we start writing with H, which will be the fourth letter of the word, which will be the fourth letter of the word? If more than one word can be formed, if more than one word can be formed, your answer will be X. One word can be formed, your answer will be X. And if no word like this, if no word like this can be formed, your answer will be Y. Your answer will be Y. ऐसा कुछ नहीं है। अन्नू जी आप लिख रहे हैं कि सर अगर एक से ज्यादा होता तो आंसर X होता ना। हाँ सॉरी, एक से ज्यादा होता तो आंसर X होता, और एक भी नहीं होता तो Y होता। और ये ऑप्शंस क्वेश्चन सेटर के ऊपर वेरी करेगा। वो वहां पर X के जगह बोलेगा कि एक से ज्यादा बनेगा तो @ भी दे सकते हैं, कॉपीराइट C भी दे सकते हैं, कुछ भी ऑप्शन सेट किया जा सकता है। मेन क्वेश्चन का लैंग्वेज है कि क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 4 नंबर क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? कि इसका एक लेटर फिक्स कर दिया है कि जो भी स्टार्टिंग लेटर होगा ना वह H ही होगा। ठीक है, अभी लिखिए रोशनी, आपका क्वेश्चन छूट गया है। इट कैन फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द लेटर्स SUHRO if we start writing with H, which will be the fourth letter of the word. If more than one word can be formed, your answer will be X. And if no word like this can be formed, your answer will be Y. बिल्कुल सही आंसर है R, आवर्स। सही है, होमवर्क था, लेकिन अभिजीत रॉय ने आंसर सही किया है, आवर्स। और आंसर होगा
आर। कुछ वर्ड्स लिख लीजिए, इससे आप लोग मीनिंगफुल वर्ड घर में प्रैक्टिस करने के लिए बनाइएगा। पहला लिखिएगा ARHE, ARHE, ऐसे ही सिंपली आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। TREO, NNEO। ये आपका होमवर्क रहेगा, इस पर आप लोग बनाने का काम कीजिएगा। क्या आंसर होगा नेक्स्ट क्लास में इस पर हम लोग डिस्कस करते हुए और टाइप 2 में बढ़ेंगे। टाइप 2 में क्या क्वेश्चन पूछेगा ये हम बता दे रहे हैं। ये थोड़ा सा आसान वैरायटी है, छोटे छोटे एग्जाम में ज्यादा पूछता है। एक बड़ा सा वर्ड दे देगा, उसके नीचे छोटे छोटे 4 वर्ड्स दिए रहेंगे और बोला जाता है कि बड़े वर्ड के लेटर से नीचे दिए गए वर्ड्स में कौन एक ऐसा वर्ड है जो उसके लेटर से बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। दोनों पूछ सकता है, दोनों का 5-5 क्वेश्चन कर लेंगे। फिर डिक्शनरी वाला वर्ड में आ जाएंगे टाइप 3 में, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड्स को अरेंज करना, उसमें भी 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है, वो दोनों टाइप सीख लेंगे। और फिर चौथे टाइप में जाएंगे जहाँ पर आर्गुमेंटल ऑर्डर की बात होगी, और फिर हमारा यह मीनिंगफुल वर्ड वैरायटी समाप्त। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।